हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और खुश हूँ। दोस्तों, कल थी नागपंचमी और मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी सी थी। मैंने कई दिनों में जो इधर बीच बारिश हो रही थी तो पर्दे चादर ये सब मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें अब मौसम खुल गया है, फटाफट धूप दिखाई जाए, जो धुलने वाले थे उन्हें धो लिया जाए। तो मैं इसमें ही लगी थी। फिर पूजा पाठ करने में टाइम लग गया और अब उत्कर्ष भी पूजा पाठ में उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं, तो मम्मा बेटू ने मिलकर बहुत अच्छे से नाग देवता की पूजा की। और इनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस नाग देवता की पूजा होती है, क्या वो सबसे बड़े हैं, क्या वो शेष नाग से भी बड़े हैं। तो ढूंढ ढूंढ के वो उसकी सारी जो भी कहानियां होती हैं या जो भी कुछ आपको नेट पे मालूम है, दादाजी को मालूम है, सबसे पूछ पूछ के इसने जो है हम लोगों का पूरा दिन ऐसे ही बिता दिया। तो कल पूजा बहुत अच्छे से हो गई और खीर वगैरह बनाकर भगवान को चढ़ाई। कल तवा नहीं चढ़ता है नागपंचमी पे, तो पूड़ी वगैरह बननी थी, लेकिन चूंकि हम लोग नहीं खा सकते हैं, खासकर मैं पूड़ी नहीं खा सकती हूँ, तो फिर मैंने तो रोटी ही सेकी थी। तो बस इसी तरह हम लोगों का हो गया है व्रत पूजा पाठ। और आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब आप लोगों के दूंगी जो कुछ पर्टिकुलर महिलाएं हैं जिन्होंने पूछा है, और बिल्कुल मुझे वो सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो पहले ही भी बताया है एक दो ब्लॉग में कि मेरा जो शरीर है वो वात वाला है। वात मतलब वायु। मैं ज़रा सा कुछ ऐसी चीज़ खा लेती हूँ तो मुझे बहुत गैस बनती है, बहुत ही ज़्यादा। और चूंकि मुझे सिस्ट है पेट में, 3 सिस्ट हैं, उसके कारण मुझे दर्द गजब का होता है, जानलेवा दर्द होता है। तो सिस्ट का तो मैंने जो इलाज किया है उसमें काफ़ी आराम है, लेकिन जब मुझे जिस समय दर्द वायु बनती है, गैस बनती है, उस समय वो दर्द फिर बढ़ जाता है। तो मैं फिर से वही रेमेडी करती हूँ, किसी तरह गैस निकल जाए। और ये जो गैस बनने वाली प्रवृत्ति होती है ना, ये आसानी से जो लोगों को खान पान में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ये वैसे नहीं निकलती कि आपने इनो पी लिया और धाड़ धाड़ करके डकार आ गई, सोडा पी लिया उससे डकार आई और गैस निकल गई। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ये ऐसी ऐसी जगह जाके फंसती है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। कूल्हे में फंस जाएगी, आपकी जोड़ों में दर्द होगा गैस की वजह से। तो ये मुझे होता है और मैं उसके लिए जो जो चीज़ें करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी आज के व्लॉग में। और एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आलू, बेसन, खटाई ये सब कुछ मना है, लेकिन कभी कभी मैं दम आलू बनाती हूँ तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं खाती हूँ और उसके साथ मैं कुछ उपाय करती हूँ। मैं रेगुलर आलू नहीं खाती हूँ। कुछ खास चीज़ें अगर बनती हैं और कभी मन ललच जाता है तो थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ और उसके बाद गैस बनती है और उसके लिए मैं कुछ उपचार करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो जिन लोगों ने ये सवाल पूछे हैं उनके लिए तो ये ब्लॉग बहुत ही काम का होने वाला है, और जिन्हें नहीं पूछे हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वात, पित्त, कफ, ये 3 चीज़ होती ही हैं शरीर में। किसी को पित्त ज़्यादा बनता है, किसी को कफ ज़्यादा बनता है और किसी को जो है वायु बनती है। वायु वाली मैं हूँ और कफ वाली भी मैं हूँ, मुझे कफ भी बहुत जल्दी बनता है तो डालेगी। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं जैसे आलू मुझे मना है, और आलू जो है वो शुगर वालों को भी मना होता है। तो केवल शुगर के लिए नहीं, जिन लोगों को थायराइड होता है या जिन लोगों को वायु बहुत ज़्यादा बनती है उनको भी मना होता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई लोग बोलते हैं कि उसको पानी एक बॉयल करके निकाल दो तो फिर वो नुकसान नहीं करता। ऐसा नहीं होता है भाई। आलू आप चाहे कैसा भी खाओ, उबालने के बाद तो काफ़ी सारा पानी उसका निकल जाता है। अपन दम आलू वगैरह बनाते हैं तो उबले आलू का ही बनाते हैं, लेकिन मैं तो जब उसको भी खाती हूँ तो भी मुझे पेट में बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए मैं जो उपाय करती हूँ वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आलू की कोई भी चीज़, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो दम आलू हो, या कोई सब्ज़ी ऐसी है कुमड़ा वगैरह जिसमें हमने आलू वगैरह डाला है, तो उसे खाने के बाद में काली मिर्च जो होती है ना, उसका पाउडर पिसा हुआ सभी के घर में ऑलमोस्ट मिल जाता है, तो उसे थोड़ा सा घी में जो है हल्का सा गर्म कर लेती हूँ और उसे 1-2 बार ले लेती हूँ, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। और ख़ासकर मुझे ना पेट के निचले हिस्से में गैस बहुत ज़्यादा फंस जाती है, तो उसमें तो बहुत आराम आ जाता है, तो मैं ये रेमेडी करती हूँ। ऐसे ही मुझे ना बीन्स बहुत पसंद है, लेकिन आप अगर बीन्स खा रहे हैं या आपको रोंगी जो होती है, सोयाबीन या बरबटी के बीज होते हैं जो, उसको अगर आप खा रहे हैं तो बहुत गैस बनती है और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, रोंगी की सब्ज़ी। तो उसमें भी मुझे बहुत गैस बनती है। तो एक तो मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके तड़के में ही मैं लौंग, काली मिर्च और लाल मिर्च ये सब थोड़ा सा छौंक में ही डाल देती हूँ, बड़ी इलायची। उससे जो उसकी प्रवृत्ति होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसमें लहसुन और लौंग ध्यान से डाल रहे हैं, बड़ी इलायची ध्यान से डाल रहे हैं, तो वो जस्ट मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान उसका नहीं होता है। और खाने के बाद भी आप थोड़ी सी सौंफ खा लीजिए या फिर आप लौंग मुँह में रख लीजिए, तो काफ़ी आराम मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सलाद बहुत खाते हैं, और हम लोग तो आजकल देख रहे हैं सैलेड का चलन चला हुआ है, लेकिन कच्चे फल, कच्ची सब्जियां भी नुकसान करती हैं, गैस बनाती हैं। तो उसमें भी लोग अगर नींबू डाल देते हैं ना तो वो
जस्ट उसकी अपोजिट तासीर हो जाती है। जैसे मूली बहुत ज़्यादा गैस बनाती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप उसमें नींबू का रस मिक्स कर देंगे ना तो वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल गैस नहीं बनाएगी, हाँ लेकिन कफ ज़रूर करेगी, कफ कारक भी होती है। तो मूली की चटनी जब भी बनती है या मूली के पराठे जब भी बनते हैं तो उसमें मैं अच्छा खासा नींबू का रस डालती हूँ। मैं नहीं खाती हूँ भाई मूली क्योंकि उतनी पसंद नहीं है मुझे, लेकिन जिन लोगों को पाइल्स वगैरह की समस्या होती है उन लोगों को ये रेशेदार जो चीज़ें होती हैं, गाजर, मूली, कच्ची जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये खाएंगे उतना उनको आराम मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको होती है, और पाइल्स की समस्या लोग छुपाते हैं, शर्माते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, आजकल हर किसी को है, हर दूसरे घर में आपको मिल जाएंगे 2-3 लोग। उनकी वंशानुगत चीज़ें भी होती हैं कुछ, तो है गैस बन, उसमें भी गैस जिनको बनती है, कब्ज रहता है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग काफ़ी सारी मूली लेके उसकी चटनी बना के प्लेट में भर के खा लेंगे, कुछ लोग सलाद के नाम पे खा लेंगे। तो सलाद में टमाटर रखने से बेहतर है कि आप उसमें नींबू का रस मिला लीजिए, तो वो गैस नहीं करता है। ऐसे ही कुछ सीजनल सब्जियां होती हैं जैसे बैगन, कुमड़ा, ये तो गैस करता ही करता है। गोभी हुई, फूल गोभी, शिमला मिर्च, ये सभी सब्जियां जो है ना वात कारक होती हैं। शिमला मिर्च भी मुझे बहुत पसंद है और कुमड़ा मुझे बहुत पसंद है। तो उसका एक उपाय ये होता है कि आप उसे सरसों के तेल में पकाइए। जो लोग नहीं भी खाते हैं ना वो लोग सरसों के तेल में ही पकाइए, भले आप थोड़ा सा डालें, और उसमें सरसों के जो बीज होते हैं ना, बारीक वाली सरसों जो आती है, वो अगर आप पीस के डाल देंगे तो आपको बिल्कुल भी गैस नहीं करेगी। और हींग तो है ही, हींग तो देखो आजकल दाल के तड़के में हर सब्जी में डलती ही डलती है, हमारे घर में भी डलती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे अगर गैस बन रही है तो प्रॉब्लम गंभीर होती है। या मैं अजवाइन डालती हूँ हमेशा हर चीज़ में, चाय में भी मेरी अजवाइन होती ही होती है, क्योंकि मुझे कफ की प्रॉब्लम होती है, तो अजवाइन से मुझे बहुत आराम मिलता है। तो गैस में भी उसे आराम करना चाहिए ना। लोग डालते हैं, पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो भी अजवाइन डाल देते हैं, पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो भी अजवाइन डाल देते हैं। तो वो उसकी जो नॉर्मल तासीर है, किसी विशेष उद्देश्य से अगर आप खा रहे हैं तो वो वैसा वर्क करती है। अगर आप सब्जियों में सरसों के तेल का यूज़ करें और सरसों के बीज, मतलब राई जिसको हम लोग बोलते हैं, सरसों दाना बारीक वाला, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सब्ज़ी आपको नुकसान नहीं करेगी। इधर भी जो है भुट्टे का सीज़न चल रहा है, जगह जगह भुट्टा है, लेकिन सब जानते हैं कि वो जो पॉपकॉर्न है, जो भुट्टा है, वो भी गजब की गैस करता है, बहुत ज़्यादा। उसके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, हैवी फूड में आता है वो। लेकिन जो लोग शौकीन है ना वो जानते हैं कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। इसलिए जहाँ भी आप देखेंगे भुट्टे का ठेला लगा है, वो लोग उसमें नींबू ज़रूर छिड़कते हैं, नींबू का रस ज़रूर डालते हैं। वही काम हम लोग घर में करते हैं कि नींबू के साथ हम लोग थोड़ा सा उसमें घी भी लगाते हैं, उससे उसकी तासीर एकदम बदल जाती है और उससे गैस नहीं होती है। जैसे अगर आपने भुट्टा भुना और उसके भूनते ही समय आप थोड़ा थोड़ा सा घी चारों तरफ उसमें लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीस कर देंगे, तो वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा और भुजते समय वो बहुत ज़्यादा उछटेगा भी नहीं, आसानी से भुज जाएगा, सिक जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। नींबू नमक मिला के आप उसे खा सकते हैं। तो वो भी गैस करता है, वायु कारक होता है, लेकिन आप उसे घी डालकर, नींबू डालकर खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को मूंगफली बहुत पसंद होती है, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मूंगफली खाने से गैस बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूंगफली जो है गैस रिलीज़ करती है, वात कारक की जगह ये वात हरक होती है। इसे जो क्या बोलेंगे, आयुर्वेदिक लैंग्वेज में जो बोला जाता है वो यही है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को नुकसान कर रही है और आपको मूंगफली खाना है, व्रत है, मूंगफली ज़रूरी है, तो आप रात भर उसे पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन मॉर्निंग में आप उसे कैसे भी खा सकते हैं। आप फूली हुई खा सकते हैं, आप उसे फिर उबाल कर खा सकते हैं, तो वो जो है नुकसान नहीं करती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी चीज़ अगर नुकसान कर रही है तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे किचन में, खासकर मैं किचन बोलूँगी, आयुर्वेद तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आयुर्वेद की जानकारी हर किसी को नहीं होती है और हर जगह बार बार हम अस्पताल नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर तो सीधे बोलेंगे भाई तुम खा ही क्यों रहे हो, एक चीज़ खा रहे हो 4 चीज़ें बढ़ रही हैं तुम्हारी। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे रसोई में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे कफ़ के लिए हल्दी हम लोग दूध में डाल के ले लेते हैं, अजवाइन डाल के ले लेते हैं, और केला खाने के बाद लोग इलायची खा लेते हैं। जो लोग व्रत में केला खा रहे हैं, अब उनको कफ भी बनता है, केला नुकसान भी करता है, तो लोग उसके बाद इलायची खा लेते हैं। बहुत सारे नुस्खे जो हैं हमारे किचन से ही निकले हुए हैं और हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, उन सबको ये सारी बातें मालूम होती हैं, तो वो बता देते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ना थेरेपीज़ आजकल बहुत चल रही हैं। तो थेरेपी में एक ऑयल थेरेपी होती है। ऑयल थेरेपी जो मालिश वगैरह करते हैं, पूरी फुल बॉडी की मालिश बड़े आराम से, इत्मीनान से करते हैं, उसमें भी उनके बहुत सारे उपक्रम होते हैं। केरला थेरेपी तो जाने क्या क्या, सुन के ही मुझे थोड़ा सा वो लगा, लेकिन ये बात सच है कि देखो पहले के लोग जो है मालिश करते थे
तो उनको जो है ना ये वात ये सब चीज़ें नहीं होती थी और चुस्त दुरुस्त रहते थे वो लोग। उनको बहुत कम दर्द वर्द होता था। और आजकल हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन वो तो नेचुरल महिलाएं वैसे ही ग्लो करती थी। बहुत सुंदर उनकी शाइनिंग करती हुई स्किन होती थी, हाथ पैर इतने कोमल कोमल होते थे। उसका रीज़न ये था कि वो हमेशा मालिश करते थे। हफ्ते में नहीं तो महीने में तो मालिश हो ही जाती थी। और मैंने खासकर पुरुषों को तो बहुत देखा है मालिश करते। मेरे घर में भी मैंने देखा है अपने चाचा लोगों को कि अरे खूब खूब तेल लगा के फिर आधा घंटा रुक के फिर वो नहाने जाते थे गंगा नदी। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता था, बहुत लाभ मिलता है। और अब तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ी है। जब मुझे थोड़ा सा गैस वैस का ये बढ़ा था ना, तो ये सारी रेमेडीज़ के अलावा मैंने जब पढ़ा कि आप पैर के तलुओं में, पैर के उसमें रात में अच्छी तरह से मालिश करके सो जाइए तो आपको गैस में आराम मिलता है। आप अगर नहाने से पहले नहीं आप रोज़ कर सकते हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन निकालिए, कुछ कोशिश कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। आप पूरी फुल बॉडी में ऑयल लगा लीजिए, मत उसको ज़्यादा रगड़िए, क्योंकि खुद से खुद की मालिश उतनी अच्छी होती नहीं है। लेकिन बस एक तरह से ऑयल आप लीजिए और आपकी बॉडी में वो समझ जाए। आधे घंटे बाद आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, साबुन से जैसे नहाना चाहें आप नहा लीजिए। तो उस तेल को जो वर्क करना होता है वो बॉडी में कर देता है। और जो पहलवान लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं, अखाड़ों में जो लोग करते थे, वो लोग तो रोज़ अच्छी अच्छी मालिश करवाते थे अपनी फुल बॉडी की। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम लोगों के संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कि अब जब कोई तकलीफ़ होती है तो हम फटाफट सर्च करते हैं गूगल में, हम किताबें पढ़ते हैं, हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, या घर के जो लोग बताते हैं वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के भारत से जुड़ी हुई है। तो तेल मालिश से भी जो है गैस या वायु, इन सब में आराम मिलता है। क्या बोलते हैं, वायु का शमन होता है।